Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. कल आप लोगों का एग्जाम है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप अच्छे से एग्जाम करना, एकदम रिलैक्स होके एग्जाम करना, कोई स्ट्रेस मत लेना. ठीक है. सो एग्जाम से पहले कुछ एमसीक्यूज और हम डिस्कस कर लेते हैं. सेल बायो के एमसीक्यूज. ठीक है. कोशिश करूंगी कि मॉलिक्यूलर बायो के भी लेकर आऊं, बट अश्योरिटी नहीं दे सकती, कोशिश करूंगी. तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मेजर लिपिड कंपोनेंट कौन सा है? इट इज योर फॉस्फोलिपिड. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं. दैट इज द हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर ओरिएंटेड. जो आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, है ना. फॉस्फोलिपिड्स क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब कि उनके पास जो उनका हेड होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, है ना. ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है. ठीक है. और जो टेल होती है वो आपके हाइड्रोफोबिक होती है. ठीक है. अब जो हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, तो ये वाटर वाले एनवायरनमेंट में होगा. और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर को रिपेल करती है, वाटर को हेट करती है, वो वाटर से दूर होगी. तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होगा टुवर्ड द एक्सटीरियर एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होगा. द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन that was given by रॉबर्टसन. ठीक है. इन्होंने अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. The fluid mosaic model was given by Singer and Nokelson. ठीक है. जो कि सबसे डायनामिक मॉडल है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आपका फ्लूइड मोसेक मॉडल. अकॉर्डिंग टू डैनियल डेविसन मॉडल, जो प्रोटीन्स हैं दे कोड द आउटसाइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसको कोड करते हैं? प्रोटीन्स जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर होते हैं. सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है ना इसको. ओके. तो डैनियल डेविडसन मॉडल के हिसाब से जो प्रोटीन्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जो कि कोट करते हैं द आउटसाइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एग्जिस्टिंग एज अ थिन लेयर ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द मेंबर. मतलब ऊपर की तरफ भी होंगे और नीचे की तरफ भी होंगे, आउटर सरफेस पे भी और इनर सरफेस पे भी. एंड ये प्रोटीन्स जो हैं ये एक्वस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है. अरेंजमेंट क्या होती है? ये सैंडविच मॉडल है कि दोनों तरफ बाहर प्रोटीन्स और बीच में लिपिड की बाइलेयर है. ठीक है. और प्रोटीन्स कैसे? ग्लोबुलर है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं. ठीक है. और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. ठीक. कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर कम होगा, और फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इंटीग्रल प्रोटीन्स, देखो आपके पास ना दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. एक होते हैं इंटीग्रल और एक होते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स. ठीक है. इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स. इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं. ठीक है. अगर मैं बताऊं कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की लेयर आ गई. ठीक है. और इसी तरह से लिपिड की दूसरी लेयर आ जाएगी. ठीक है. ये आ गई लिपिड की दूसरी लेयर. ठीक है. बीच बीच में कहाँ क्या होंगे? आपके कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसे अंदर की तरफ होते हैं. जो अंदर वाले प्रोटीन्स है वो इंटीग्रल हैं, जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, लिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड होते हैं. और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं बाहर होते हैं, बड़ी आसानी से आप उनको रिमूव कर सकते हो. ठीक है. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन होते हैं? दैट आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर. ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स. ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर सरफेस में प्रेजेंट होंगे, इनर सरफेस में प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है. ये आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं. अगर लिपिड्स के साथ होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे. दिस शुगर कोटिंग कॉल्ड ग्लाइकोकाइलेक्स, ये इंपॉर्टेंट है फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल इम्यून रिस्पॉन्सेज, सेल टू सेल एडहेशन. The diffusion of water through a semi-permeable membrane is called as osmosis. ठीक है.
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, जिसमें आपको प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। Transport of two substances in opposite directions across a membrane, this transport is called antiport. तो मैं हर तरह की ट्रांसपोर्ट बता देती हूँ। यूनिपोर्ट होता है जब एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एंटीपोर्ट होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। सिम्पोर्ट होता है कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। The membrane potential is maintained mainly by sodium potassium pump. क्या आप थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी पढ़ सकते हो। Receptor mediated endocytosis is highly specific because of the presence of clathrin coated pits. ठीक है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है ये बहुत स्पेसिफिक होती है बिकॉज ये किस पे रिलाई करती है, ऑन द बाइंडिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब आपके लिगेंड्स टू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, हर किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेंगे, स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। और ये रिसेप्टर्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके क्लैथरिन कोटेड पिट्स में प्रेजेंट होते हैं जो अंदर की तरफ बर्ड करते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं और सिर्फ टारगेटेड मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर लेकर जाते हैं। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक वाज यूज्ड टू स्टडी This technique is basically used to study the arrangement of proteins in the lipid bilayer. ठीक है, ये टेक्निक हम प्रोटीन्स के अरेंजमेंट के लिए, प्रोटीन्स के अरेंजमेंट क्या है आपके लिपिड बाइलेयर में, उसके लिए फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को यूज किया जाता है। The fluid nature of membrane was confirmed by fluorescent labeling experiments done by Fry and Adidin. ठीक है, लिपिड राफ्ट्स क्या है, रिच इन माइक्रो डोमेन्स हैं दैट आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। डिफेक्टिव क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट, ये हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। डिफेक्टिव क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट जो है दिस कॉजेस सिस्टिक फाइब्रोसिस। डेस्मोसोम्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब बेसिकली डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, डेस्मोसोम्स आपके सेलुलर जंक्शंस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल कनेक्शंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द सेल्स टू लिंक द इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स to provide tensile strength, mechanical resilience to tissues, particularly in the skin and heart. ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कैथरीन प्रोटीन्स के, दैट इज डेस्मोग्लिन्स एंड डेस्मोकोलिन्स। ठीक है, और इंट्रासेलुलर प्लाक प्रोटीन्स के बने होते हैं ये। अगर डेस्मोसोम्स अपना काम नहीं कर पाते हैं, मेन रीजन उसका क्या होता है, मेन रीजन होता है जेनेटिक म्यूटेशंस या ऑटोइम्यून अटैक्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यूज जो है वो फ्रेजाइल हो जाएंगे और बहुत तरह की डिजीजेस आपको हो सकती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन बी इजिली रिमूव बाय माइल्ड साल्ट ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी बताया कि इंटीग्रल प्रोटीन्स तो लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो वो इजिली रिमूव नहीं हो सकते। दिस इज ट्रू फॉर द एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है, दैट आर लूजली अटैच्ड टू द लिपिड बाइलेयर। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स किसके लिए ट्रू हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के लिए ट्रू हैं। सो साइड बैग ऑफ द सेल क्या किसको बोला जाता है, लाइजोसोम्स को। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सबके बारे में। लाइजोसोम्स को आप सुसाइड बैग भी बोलते हो, ठीक है। देन लाइजोसोम्स क्यों सुसाइड के बैग बोलते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू ऑटो डाइजेशन ऑफ इट्स ऑन सेल्स। अपने ही सेल्स को वो डाइजेस्ट कर जाता है जब सेल जो है डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। देन इट इज ऑल लाइक सॉरी, लाइजोसोम्स को हम स्कैवेंजर भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल, ठीक है। देन हाउस कीपर्स ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। देन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट जो डेड सेल्स, वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। देखो, गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज गोल्गी बॉडी पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है।
Which organelle is responsible for synthesizing lipids, detoxification, metabolism of carbohydrates? So it is smooth endoplasmic reticulum. अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की में क्या होता है कि उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैसे अटैच्ड हुए थे? दिस इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज राइबोफोरिन. ठीक है, peroxisomes are cell organelles that catalyze to decompose hydrogen peroxides. ठीक है, क्या करते हैं? इनमें कैटालेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के डिकम्पोजिशन के लिए. The organelle that contains its own DNA, ribosomes and replicates independently, it is mitochondria. और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक और होता है that is called as क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर. Which of the following organelles are not membrane bound? तो किस ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? तो राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है. क्रिस्टे आर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ. क्रिस्टे क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली सरफेस होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली सरफेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल सही होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स हुई होती है. दिस इनफोल्डिंग्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टे. ठीक है, और इस इनफोल्डिंग्स के ऊपर ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इनफोल्डिंग्स के ऊपर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स. ठीक है, ऑक्सीजोम्स होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स क्या है आपके? ऑक्सीजोम्स होते हैं. तो क्या क्या बोला मैंने आपको कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी? इनफोल्डिंग्स होती है उस इनर वाली सरफेस के ऊपर. उस इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, और उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं ऑक्सीजोम्स. इसको आप F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हो. ठीक है, और आप उसको एटीपी सिंथेस भी बोलते हो. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एटीपी प्रोडक्शन. The cis phase of Golgi apparatus is oriented towards, this is oriented towards the nucleus. ठीक है, और जो उसका ट्रांस फेस होता है, ठीक है, वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, the enzyme ribosome is made of, this is made of RNA and protein. In plants, plastids that store starch are called as, उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट. देखो, क्लोरोप्लास्ट तो आपके कलर्ड प्लास्टिड्स है. क्लोरोप्लास्ट आपके क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस. ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के होते हैं. माइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, लियोप्लास्ट जो कि फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट जो कि आपके जिसको इलीरोप्लास्ट भी बोला जाता है, जो कि आपके प्रोटीन को स्टोर करते हैं. ठीक है, चलो, विच ऑर्गेनल प्ले मेजर रोल इन एपोप्टोसिस? प्रोटॉन सेल डेथ में कौन सा ऑर्गेनल सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं? तो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी जैसे फैक्टर्स को रिलीज करता है, जो कि आपके कास्केड इवेंट्स को इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से सेल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं. The nucleus was first discovered by, this was discovered by Robert Brown. इसी तरह से प्लीज सारे सेल ऑर्गेनल्स का पढ़ लेना कि किसको किसने डिस्कवर किया था. ठीक है, The space between the inner and outer nuclear membrane. तो देखो, इनर न्यूक्लियस कैसे होता है, मतलब आपकी सरफेस कैसी होती है. एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ. ठीक है, मैं ज्यादा तो नहीं डिटेल में पढ़ा सकती हूँ अभी, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ थोड़ा सा. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये बीच में न्यूक्लियर पोर है. ठीक है, जो कि आपके मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में आपका एक कनेक्शन बनाता है. बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि आपका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, दिस आर द क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं.
ठीक है, एक डार्क स्टेन्ड सेल ऑर्गेनेल होगा जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हो, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हो, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड एज पैरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, दिस इज फिल्ड विथ पैरीलिम्फ, ठीक है, दिस इज फिल्ड विथ पैरीलिम्फ, पैरीलिम्फ से फिल्ड होता है, ठीक है। सो ये आपका मतलब एक न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, काफी कंडेंस्ड होता है, ठीक है, बट आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन एक्टिव होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में आपके आरएनए की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स की असेंबली होती है। Nucleolus disappears during prophase of the cell cycle और दोबारा से reappear हो जाता है टेलोफेज में। The dense fibrillary component of nucleolus represent newly transcribed pre-RNA. The granular component of nucleolus represent immature ribosomal subunits. The fibrillary center of nucleolus contains DNA encoding ribosomal RNA, ठीक है। तो fibrillary center of nucleolus में आपके जीन्स होते हैं, rRNA जीन्स होती हैं, ठीक है, और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव कॉपीज होती हैं आपके राइबोसोमल RNA जीन्स की, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन्स begins at the border of fibrillary center and the dense fibrillary component where RNA polymerase 1 is recruited. Ribosomal RNA synthesis occurs by RNA polymerase 1. mRNA की सिंथेसिस RNA polymerase 2 करता है। tRNA की सिंथेसिस RNA polymerase 3 करता है। The chromosome region forming the nucleolus, तो न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स है ना, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स जो कि आपकी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस होती हैं। The nucleolus is a ribosome factory of the cell and it is the site of RNA synthesis and initial ribosome subunit assembly। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? इट इज द राइबोसोम्स, ठीक है। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। द sagel bodies in the nucleus are involved in the snRNA modification and spliceosome assembly, ठीक है, small nuclear RNA modifications and spliceosome assembly. The nucleolus organizing regions in humans are found in 13, 14, 15, 21 and 22 chromosomes. The small subunit of ribosomes is exported from the nucleus through exported from nuclear pores. साइक्लिन्स आर नेम्ड बिकॉज उनके जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सेल साइकिल जो है वो ऑसिलेट करते रहते, चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो साइक्लिन्स क्यों? बिकॉज उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी थ्रू आउट द सेल साइकिल, ठीक है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ पीरियोडिक सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड द डिस्कवरी ऑफ साइक्लिन्स इज क्रेडिटेड टू टिम हंट, ठीक है। किसके अंदर उन्होंने किया था? सी अर्चिन एक्स के अंदर सेल साइकिल को स्टडी कर रहे थे वो। CDKs become active and bound to cyclins. The G1S checkpoint ensures, ये इंश्योर करते हैं कि सेल का साइज और इन्वायरमेंट जो भी है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए सुटेबल है कि नहीं है, क्या G1 से S फेस में सेल्स जो है वो जाने के लिए रेडी है कि नहीं है। G2M चेकपॉइंट क्या करेगा कि वो G2 से क्या M में जाने के लिए सेल रेडी है कि नहीं है, कि एंट्री इनटू माइटोसिस बिफोर DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, ठीक है। जब तक DNA की रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी G2 से M में जो है वो सेल जो है मूव नहीं करता है। द स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट मॉनिटर्स अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू स्पिंडल फाइबर्स। MPF maturation promoting factor is a complex of cyclin B and CDK1 और yeast में CDK1 को हम CDC2 भी बोलते हैं, ठीक है। It is MPF is a complex of B type cyclin. The protein P53 ये important role play करता है cell cycle arrest and apoptosis में after DNA damage, ठीक है।
Retinoblastoma protein regulates the cell cycle by controlling the G1 to S phase transition. ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो है रेगुलेट करता है सेल साइकिल को प्राइमरली बाय बाइंडिंग टू एंड इनहिबिटिंग E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करते हैं. ठीक है, उन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देंगे जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द G1 टू S phase ट्रांजिशन. ठीक है, जब आरबी जो है फॉस्फोलेटेड होता है बाय साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, वो इनएक्टिव हो जाएगा, E2F को रिलीज कर देगा और सेल को अलाउ करेगा टू एंटर द S फेज. ठीक है, व्हेन डीएनए डैमेज इज डिटेक्टेड, P53 ट्रिगर्स. P53 क्या करता है, P21 की सिंथेसिस करता है जो कि आपका CD के इनहिबिटर है. ठीक है, तो सेल साइकिल को अरेस्ट P53 ब्लॉक करेगा सेल कि वो G1 से S में ना मूव करे बिकॉज जो है डीएनए डैमेज्ड है. ठीक है, वो कैसे करता है, वो कुछ प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है लाइक P21 जो कि सेल साइकिल सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, ये क्यों करते हैं, ताकि सेल जो है खुद को रिपेयर कर पाए और जो डैमेज डीएनए उसको फिक्स कर पाए. ठीक है, तो इफ डीएनए डैमेज बहुत ज्यादा सीवियर होगा कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, P53 क्या करेगा, सेल की एपोप्टोसिस करवा देगा. ठीक है, इट एक्टिवेट्स प्रो एपोप्टोटिक जीन्स सच एज बैक्स व्हिच लीड्स टू रिलीज ऑफ प्रोटीन्स लाइक साइटोक्रोम C फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये प्रोसेस कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेगा जो कि डिसमेंटल कर देगा सेल को इन अ कंट्रोल्ड मैनर ताकि ट्यूमर वगैरह के चांसेस इंक्रीज ना हो. The restriction point in the mammalian cells is located in the at end of the G1 phase. Cyclin D CDK4/6 complex is active in G1 phase. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, G1 चेक पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स ड्राइव ये क्या करता है, G1 से S फेज की ट्रांजिशन करवाता है. साइक्लिन A CDK के 2 कंट्रोल क्या करता है, G2 से M फेज के ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, सो देखते हैं. साइक्लिन A CDK2 इज एसेंशियल फॉर मूविंग थ्रू S फेज. ठीक है, इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन्स. It controls timing of the cell entry into mitosis by regulating the activation of cyclin B CDK1 complex and coordinating events at the centrosome and nucleus. ये हेल्प करता है टू मेंटेन द CHK1 एक्टिवेशन ड्यूरिंग SG2. ठीक है, ट्रांजिशन एंड रेगुलेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स लाइक क्लास्पेन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए डैमेज चेकपॉइंट्स. ठीक है, cyclin B CDK1 triggers the mitotic entry and chromatin condensation. ठीक है, ट्रिगर्स करता है एंट्री इनटू M फेज. ठीक है, और जितना भी आपके जो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस वगैरह होती है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन करवाता है, न्यूक्लियर एनिमल को ब्रेक डाउन करवाता है. ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है. P21, P27, P57 ये क्या है आपके CDK के इनहिबिटर्स हैं. In eukaryotic cells, degradation of cyclins is mediated by proteasome by ubiquitination. ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बाय ये क्या करते हैं, माइटोटिक साइक्लिन्स की डिग्रेडेशन करते हैं और सिक्योरिंग ट्रांजिशंस टू एनाफेज. ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं E3 ubiquitin ligase टू टैग सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन. ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, E3 ubiquitin ligase की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल को M फेज से मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिस्ट करवाते हैं. और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं. ठीक है, लाइक साइक्लिन्स एंड सेक्रोइन. ठीक है, ये प्रोटीन्स को मार करता है, लाइक साइक्लिन्स एंड सेक्रोइन को मार करता है फॉर डिस्ट्रक्शन. ठीक है, विच लीड्स टू सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेशन एंड एग्जिस्ट फ्रॉम माइटोसिस. Cohesin is degraded at anaphase onset by separase enzyme. Checkpoint kinases respond to DNA damage signals. तो कुछ मैंने चेक पॉइंट्स बताए हैं, G1S, S फेज, G2M और मेटाफेज से एनाफेज. मेटाफेज से एनाफेज में कौन लेकर जाता है, APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20. G2 से M में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिन B CDK1 दैट इज MPF. S फेज में कौन से साइक्लिन इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिन A CDK2.
ठीक है। एंड G1 और S फेस में जो आपका चेक पॉइंट है उसमें साइक्लिन D CDK 4 6 साइक्लिन E CDK 2 इन्वॉल्व होते हैं। इनहिबिटर्स उसके P21 P27 V1 CDC 25 सेक्रिन डिग्रेडेशन। ठीक है। एंड इनका रोल क्या होता है वो बताया है। ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने सारे चेक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लेंथी। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ जस्ट टू ओवरव्यू, है ना। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जस्ट टू गेट दी ओवरव्यू ना कि है क्या, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए आप स्किप ना करो। ठीक है। अटेम्प्ट कर पाओ, बस उसके लिए। ज्यादा डिटेल, आई नो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट मच डिटेल्स, बट अभी तो आप इतना डिटेल, अगर मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूंगी तो ऑब्वियसली पेपर से पहले आप 2 घंटे की वीडियो तो बैठ के नहीं पढ़ोगे ना। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट ओवरव्यू। ठीक है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ, दिस इज द पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए सेल साइकिल में आपके G1 फेस होता है, फिर उसका S फेस आता है, फिर G2 फेस आता है, फिर माइटोसिस फेस आता है। ठीक है। तो देखो इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी फेस होता है जहाँ पे सेल ग्रो करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं अपने डीएनए को। G1 फेस जहाँ पे सेल ग्रो करेगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस करेगा और डीएनए सिंथेसिस के लिए खुद को तैयार करेगा। एस फेस जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। G2 फेस जहाँ पे अगेन सेल की ग्रोथ होगी, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन वगैरह होगी। ठीक है। देन माइटोटिक फेस जिसमें आपके क्या क्या आ जाता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, है ना। प्रोफेस में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और विजिबल हो जाते हैं। मेटाफेस में वो अपने आप को बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। मेटाफेस में इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, मेटाफेस प्लेट भी बोलते हो। फिर एनाफेस में क्या होता है, अब वो एनाफेस में क्या होता है कि अपोजिट साइड मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और टीलोफेस में क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती हैं जो कि आपकी प्रोफेस में गायब हो जाती है ना। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जब ये डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होती है। प्लांट्स में जो है सेल प्लेट मेथड होता है, और आपका एनिमल्स में सेल फरो मेथड होता है। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है यार, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है कि कौन से फेस, कौन से स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स जो है खुद को अलाइन करते हैं एक सेंटर में या इक्वेटर में, तो मेटाफेज स्टेज है। कौन से स्टेज में जो है क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल में मूव करने शुरू होते हैं, एनाफेज स्टेज है। कौन से फेस में फिर से न्यूक्लियर एनवलप्स जो है, न्यूक्लियोलस वगैरह खुद को रीअपेयर करता है, तो वो है आपका टीलोफेज स्टेज। ठीक है। तो एम फेस शॉर्टेस्ट है। ठीक है। और G1 फेस लॉन्गेस्ट है, क्योंकि एम फेस में एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है। G1 में जो है सेल खुद को उस डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है डीएनए सिंथेसिस के लिए। साइनेप्सिस तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस। क्लास्माटा कब बनता है, आर विजिबल ड्यूरिंग, दिस इज विजिबल ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज। रिडक्शन डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग, रिडक्शन डिवीजन कब होती है, कौन से रिडक्शन डिवीजन किस में होती है, मियोसिस 1, है ना। तो देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, रिप्लेसमेंट होती है। 1 डिवीजन रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है। और दोनों में जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम रहता है। ठीक है। मतलब जी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम सोमैटिक डिवीजन भी बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है। मियोसिस, मियोसिस में गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। 2 तरह की होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है। 4 जेनेटिकली डिफरेंट जो है आपके डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है। मियोसिस 1 आपकी क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होते हैं, क्योंकि गैमेट्स बनते हैं ना, गैमेट्स में आपको पता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ताकि एक फादर से मिल सके और एक मदर से मिल सके, इसलिए आप इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो। ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर फर्दर हाफ नहीं होगा, वरना और हाफ हो जाएंगे ना, तो उसमें फर्दर हाफ नहीं होगा, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अब फर्दर चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है। तो अब आपके क्या बनेंगे, आपके जो है 4 डॉटर सेल्स जो है एट द एंड ऑफ द मियोसिस आपके बन जाते हैं। ठीक है। देन आपके पास मियोसिस 1 की, मतलब मैं बता रही हूँ मियोसिस
की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज 1 में जैसे कि लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकोइनेसिस है। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट होते हैं, विजिबल हो जाते हैं, बट अभी वो थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके बीच में एक पेयर्ड क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है जो कि उनको साथ रखने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेयर स्ट्रक्चर्स के बीच में ना इस तरह से 1 सेकेंड, इस तरह से एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बन जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नाउ टाइटली पेयर्ड। डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसअसेंबल होना स्टार्ट हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम बोलते हैं क्यास्माटा। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम रीच देयर मैक्सिमम कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म एंड प्रिपेयरिंग द सेल फॉर मेटाफेज 1। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स मैंने ऊपर भी बताया था, वो सेल प्लेट मेथड से होती है और एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन से होती है। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेल स्टेट एग्जिस्ट द सेल साइकिल। अगर मान लो सेल साइकिल से जो है सेल बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल के कहाँ जाता है, वो G0 फेज, क्यूसेंट फेज में जाता है। ठीक है, जहां पे वो अपनी डिवाइड करने के एबिलिटी को खो देता है और वो जो है परमानेंट बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, सेल जो है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, इन मियोसिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होती है क्रोमोसोम्स की, इट इज ड्यूरिंग मेटाफेज 1 स्टेज। माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है, माइटोटिक इंडेक्स मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है माइटोसिस में डिवीजन कर रहे हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो थे वो कितने थे, डिवाइडिंग सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। कैरियोकाइनेसिस रेफर्स टू, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस होता है आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। If a somatic cells with 46 chromosomes undergo mitosis, तो माइटोसिस अगर अंडर होता है टोटल सेल्स में कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, बिकॉज पे इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, इफ अ डिप्लॉइड सेल्स अंडरगोस मियोसिस, तो अगर मियोसिस करे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम हाफ, है ना, आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स बता देती हूँ। G1 चेक पॉइंट, जिसको आप रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हो, वो बिटवीन G1 एंड S फेज के बीच में होता है। ये डिटरमाइन करता है कि सेल पूरी तरह से रेडी है कि नहीं है डीएनए सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो वो G0 फेज में भी जा सकता है। ठीक है, क्या क्या चेक करता है कि सेल का साइज चेक करेगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स की प्रेजेंस को चेक करेगा एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए को चेक करेगा। G2 चेक पॉइंट, जो कि आपके G2 और M फेज के बीच में लोकेटेड है, वो देखेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुई है कि नहीं है, कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पिंडल चेक पॉइंट, मेटाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द M फेज स्पेसिफिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, कहां पे लोकेटेड होता है ये, आपका मेटाफेज से एनाफेज के बीच में होता है। कंफर्म्स दैट ऑल क्रोमोसोम्स आर करेक्टली अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स एट द मेटाफेज प्लेट। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इक्वल सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि मैं हर चीज को इंक्लूड करूं। आई नो आई कांट कवर एवरीथिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो, बट कोशिश की है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कितने जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.